हेलो दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और आप लोग का स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आज जो है सुपर 2020 सेशन की फिर से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। और आप लोग को पता होगा, इस जो है 2020 सेशन में जो है हम लोग डेली 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं फिर से आज। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले कि इसको और बड़ा कर लिया जाए, चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है। शैवाल का, लाइकेन का, कवक का और इनमें से सभी का। तो बताइए जल्दी से, स्क्रीन पे जो है आप लोग को भी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा और आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा, जहां SO2 का प्रदूषण होता है वहां पे कौन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, लाइकेन उगता ही नहीं है। और इसलिए हम लोग कह सकती है कि SO2 प्रदूषण का सूचक जो है लाइकेन है। यानी कि जहां पे लाइकेन नहीं है समझ जाएंगे कि वहां पे SO2 का प्रदूषण है। जहां पे लाइकेन है समझ जाएंगे कि वहां पे SO2 का प्रदूषण नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है, तो लाइकेन है। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो है आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कि कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। जल्दी से आप लोग इसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए में है डॉप्सन इकाई, बी में है अर्रब इकाई और सी में है पास्कल इकाई और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके और ऑप्शन लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि जो है डॉप्सन इकाई में ही जो है वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई को मापी जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। असम में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। तो जल्दी से आप लोग इसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को हम बता दें कि गेंडा अभयारण्य जो है असम में उपस्थित है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मिनी माटा, यहां पे मिनी माटा होना चाहिए, मिनी माटा कर लीजिएगा आप लोग। मिनी माटा रोग होता है, किसके कारण होता है। क्रोमियम द्वारा होता है, रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा होता है, मिथाइल मरकरी द्वारा होता है या कैडमियम के द्वारा होता है। तो लगा हुआ है स्क्रीन पर एक बेहतरीन जो है सवाल, और इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। और हम आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो है वो होगा मिथाइल मरकरी द्वारा। यानी कि मिनी माटा रोग जो है मिथाइल मरकरी के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5। मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, मिनी माटा रोग जो है उत्पन्न होता है। सबसे पहला ऑप्शन है पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से। बी में है पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से। पारे से प्रदूषित जल, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, जल में तेल फैल जाने से। तो आप लोग इसका जो है सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और हम आप लोग को बता दें ये जो मिनी माटा रोग है, पारे से दूषित मछलियों के सेवन से जो है हमारे शरीर में मिनी माटा रोग होता है। यानी कि अगर गंदे जल वाले मछली खाते हैं तब जो है हम लोग को मिनी माटा रोग होने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए जो है इसका सही जो है आंसर होगा सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड डाटा बुक जिसको हम लोग पुस्तक भी बोलते हैं में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। जो रेड डाटा बुक है उसमें जीवों की किस प्रकार की सूची रहती है। दुर्लभ प्रजातियां की या विलुप्त प्रजातियां की या संकटग्रस्त प्रजातियां की या इनमें से सभी। तो बताइएगा रेड डाटा बुक में आखिर किसको रखा गया है बाबू लोग। दुर्लभ प्रजाति को रखा गया है। जी हाँ, रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्रजाति को रखा गया है। दुर्लभ मतलब जिसकी संख्या बहुत कम बची है, जो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। बी में है विलुप्त प्रजाति, यानी कि जो पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुका है, क्या उसको भी रेड डाटा बुक में रखा गया है। तो जी हाँ, विलुप्त प्रजातियों को भी रखा गया है। और संकटग्रस्त प्रजातियां, ये संकटग्रस्त का मतलब वही होता है जिसकी संख्या जो है
पृथ्वी पर बहुत कम बचा है। तो ये तीनों को ही जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है और इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। आखिर कौन सा जीव जो है जल में रहेगा तो बोलेंगे कि ये जल दूषित है या प्रदूषित है, बताइएगा। तो है लेमना पेंसी कोस्टेटा कॉन्स्टेटा। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये जो है लेमना पेंसी कोस्टेटा जो है ये जल में रहता है, तब जो है जल प्रदूषण हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। आइकॉर्निया कैसिप्स, सी है स्चेरेचेरिया कोलाई और डी है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका। तो आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 7 जो है जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है लेमना पेंसी कोस्टेटा, आइकॉर्निया कैसिप्स, और सी में है स्चेरेचेरिया कोलाई और डी में है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका, है ना। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, यानी कि स्चेरेचेरिया कोलाई अगर जल में पाया जाता है तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है जल प्रदूषण का सूचक है, यानी कि ये जल दूषित है। तो याद रखिएगा जो भी जल है अगर उसमें स्चेरेचेरिया कोलाई पाया जा रहा है तो उस जल को हम लोग दूषित जल बोलेंगे। चलिएगा स्क्रीन पे लगा है एक और बेहतरीन क्वेश्चन और इसका जवाब दीजिए आप लोग। निम्नांकित में जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। आप लोग को पढ़ाया गया है जैव आवर्धन के बारे में, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया गया है आप लोग को। और बताइए किसके कारण जो है या किसे माना जाता है जैव आवर्धीकरण का कारण। पारा को माना जाता है या डीडीटी को माना जाता है या ए और बी दोनों को माना जाता है या सल्फर डाइऑक्साइड को मानते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है सी होगा, पारा भी होगा और कौन होगा जी, तो याद रखिएगा डीडीटी भी होगा। तो 8 का सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई है, यानी कि रेड डाटा बुक को ही लाल आंकड़ा पुस्तक बोलते हैं। IUCN द्वारा बनाया गया है, IBWL द्वारा बनाया गया है, WWF के द्वारा बनाया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक को जो है यानी कि लाल आंकड़ा पुस्तक IUCN द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ए होगा, बाकी जो है जो भी है रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नांकित में कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आइए देखते हैं। पहला मीथेन है, मीथेन को तो रखा ही गया है ग्रीन हाउस गैस में, तो ये तो होगा नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस में ही आता है, तो ये भी नहीं होगा। सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेनली रूप से तो ग्रीन हाउस गैस ही इसको बोला जाता है, यानी कि ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस है। बच गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम लोग जो है ग्रीन हाउस नहीं कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है डी होगा, 10 का सही आंसर डी। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले 10 था ना। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है, यानी कि भारत जो है वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में पहले देख लेते हैं उसके बाद हम बताएंगे। और लगभग 8.1%, बी में है 2.4%, सी में है 2.2% या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो क्षेत्रफल का दिया हुआ है। और लेकिन बताया जाता है कि भारत में जो है कुल वैश्विक जातीय विविधता का 8.1% जो है भारत में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी कि 8.1%, क्योंकि जितना भी जातीय विविधता है टोटल का 8.1% भारत में पाया जाता है वैश्विक जातीय विविधता। तो 11 का सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। WHO के द्वारा जो है
ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO के द्वारा बताया गया होगा या बताया गया है कि मतलब कितना डेसिबल ध्वनि रहेगा तब जो है उसको मतलब हम लोग सही तरीके से सुन सकते हैं, या ध्वनि प्रदूषण कौन सा मानक सही है, यानी कि उतना डेसिबल से अगर अधिक रहता है तब उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखेंगे। तो याद रखिएगा, बताया जाता है कि ऑप्शन ए में है 20 से 30 डेसिबल, बी में है 45 डेसिबल, सी में जो है 75 डेसिबल और डी में है 90 डेसिबल। तो इसका सही आंसर जो है 20 से 30 डेसिबल होगा, क्योंकि हम लोग जो है आसानी से आराम से जो है 20 से 30 डेसिबल ध्वनि को आराम से सुन पाते हैं, और ये हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। 12 का जो है यानी कि 12 का सही आंसर ए होगा। चलिएगा, बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किए या प्रस्तावित किए? चार्ल्स एल्टन ने, बी में है आर हिज ने, सी में है आर ए लिंडमैन ने, और डी में है जे बी लिविंग ने। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। 13 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन ने जो है पारिस्थितिक पिरामिड को सर्वप्रथम दिया था, और इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो 13 का ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, यानी कि दो पारितंत्र है और दोनों पारितंत्र के बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? इकोटोन बोलते हैं, इकोक्लाइन बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, या इक्केसिस बोलते हैं? तो बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा, दो पारिस्थितिकी तंत्र के जो संक्रमण भाग यानी कि जो मिलाने वाला भाग होता है दोनों पारितंत्र को, उसको बोलते हैं इकोटोन। तो 14 का जो है सही आंसर जो है इकोटोन होगा बाबू। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, यानी कि सल्फर जो है सबसे ज्यादा किस में जो है मतलब स्टोर रहता है, जमा रहता है? वायुमंडल में सल्फर सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, या चट्टानों में रहता है, या महासागर में, या झील में? तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फिर से आंसर। तो याद रखिएगा, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक जो है चट्टान है बाबू, यानी कि 15 का सही आंसर जो है चट्टानी होगा, यानी कि बी होगा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है, यानी कि कितना तीव्रता तक, यानी कितना डेसिबल तक मानव जो है ध्वनि को सहन कर सकता है? तो नॉर्मली बताया जाता है कि मनुष्य जो है 20 से 30 डेसिबल ध्वनि को सहन कर सकता है। उसके बाद जो है उससे ज्यादा डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, उसका बहुत ही ज्यादा जो है डिसएडवांटेज होता है हमारे शरीर पर। तो 16 का सही आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है, यानी कि जब जलाशय में जो है पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो आखिर क्या उत्पन्न होता है? स्तरीकरण, सुपोषण, अनुक्रमण, या डी में है इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और हम आप लोग को बता दें कि जब जलाशय में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पे जो जलाशयी जो जीव होती हैं वो अपनी संख्या में काफी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं सुपोषण। तो याद रखिएगा, जलाशय में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है किसको? तो सुपोषण को उत्पन्न करती है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। जीरोफाइट रखती हैं, गहरी जड़ें रखती हैं, छिपे हुए रंध्र रखते हैं, मोटी क्यूटिकल रखती है, और डी में है उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि जीरोफाइट आखिर कहते हैं किसको? तो याद रखिएगा, मरुस्थलीय जो पौधे होती हैं उसको हम लोग जीरोफाइट कहती हैं, और मरुस्थल में जो पौधा होता है उसकी जड़ें गहरी जड़ें होती है, और छिपा हुआ रंध्र भी उसमें पाया जाता है,
और बताया जाता है मोटी क्यूटिकल भी होती है। तो याद रखिएगा ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 18 का सही आंसर डी होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इकोलॉजी संबंधित है, इकोलॉजी संबंधित है किससे? पृथ्वी एवं उपग्रह से संबंधित है, जीवधारी एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से जो है, या आप लोग बताइएगा, और थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, या जो है जीवधारी एवं बी में है जीवधारी एवं उनके पर्यावरण के बीच के संबंध, सी में है गरीब लोगों की आर्थिक वृद्धि से या समुद्र में जीवन से। तो सी और डी तो हो नहीं सकता है और ए हो नहीं सकता है, तो इसका सही आंसर जो है बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीवधारी एवं उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, और पढ़े भी हम लोग इसका डिफिनीशन कि जीवधारी एवं उसके आसपास के पर्यावरण के जीवों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है। जलोद्भिद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो याद रखिएगा जलोद्भिद का मतलब होता है बाबू जलीय पौधा, यानी कि जो जल में होता है। तो बताइएगा यूटिकुलेरिया, ट्रेपा, निम्फिया या वेलिसनेरिया। तो आप लोग बताइए, जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है जिसमें जड़ पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी जो है आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, वेलिसनेरिया या वेलिसनेरिया जो है एक जड़ युक्त जल निमग्न पौधा है। तो 20 का जो है डी हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए इस चैनल से। आप लोग के लिए लगभग डेली जो है प्रतिदिन जो है आप लोग के लिए जो है 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के अभी आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बताया जा रहा है कि 50 ऑब्जेक्टिव डेली एवरी डे जो है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक जो है मतलब 20 क्वेश्चन जो है डेली आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। और कुछ समय के बाद जो है आप लोग के लिए जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।